नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। जी हां, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर ये हमारा कार्यक्रम बिल्कुल आधारित है। और दोस्तों, हम सभी यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को सेहतमंद जिंदगी दे सकें और जब जाएं तो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं, है ना। लेकिन ज़रा सोचिए, जब कुछ बीमारियां बच्चों को हम ही से मिल जाए और जिसके बारे में हमें पता भी ना हो, तो सोचिए कितना दुख होता है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे रक्त विकार की जो हमारे बच्चों को हम ही से मिलती है। कल पूरी दुनिया थैलेसीमिया दिवस मनाएगी। आपको बता दूं कि थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त विकार है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चिंताजनक बात यह है कि भारत में हर वर्ष तकरीबन 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं, जिन्हें नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जागरूकता की, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि एक खास वर्ग है शहरों में, अगर उसे छोड़ दें तो ग्रामीणों की बात करें तो गाँव की एक बड़ी आबादी को इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं है। एक बात आपको ये भी बताऊं कि हमारे समाज में शादी के पूर्व कुंडली मिलाना तो एक आम बात है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कुंडली के साथ साथ वर वधू के ब्लड की भी जांच होनी चाहिए। बेशक आपको ये बात थोड़ी अटपटी लगे, आपको थोड़ा चौंकाने वाले लगे, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। आज हम इसी से जुड़ी बहुत सारी बातें जो रक्त विकार से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में जानेंगे, अपने एक्सपर्ट से उसके बारे में समझेंगे। आज का विषय आप जान लें। आज का हमारा विषय है विरासत में मिली बीमारी थैलेसीमिया यानी रक्त विकार, कारण, लक्षण और बचाव। यदि आप भी रक्त विकार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, थैलेसीमिया से जुड़ी कोई समस्या है या आप मां बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें जो कि 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध हैं। 2 नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। आपको ये भी बता दें कि टोल फ्री नंबर है, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के 2 बड़े विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, आप आरएमएल अस्पताल में विकृत विज्ञान एवं ट्रांसफ्यूजन में मेडिसिन विभाग अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देवेंद्र आपका। डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे किस तरीके से थैलेसीमिया की जो समस्या है इसमें सावधानी कैसे बरतें, और कई बार पता भी नहीं चल पाता कि आखिर समस्या कहाँ है। इसके बारे में जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्राची जैन। डॉक्टर प्राची जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप वरिष्ठ बाल चिकित्सा, ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की विशेषज्ञ हैं, जो खास तौर पर हमें बताएंगे कि इस रोग को बच्चों में पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है और गर्भावस्था के दौरान आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो एक बार फिर से स्वागत है दोनों मेहमानों का। और अगले 1 घंटे तक हमारा जो आज का विषय है उस पर हम बात करेंगे। कोई भी समस्या है, कोई आशंका है, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। नंबर्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले देखते हैं खून के रिश्ते से जुड़ी इस बीमारी पर एक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं खून के रिश्ते बोलते हैं और माता पिता का ब्लड ग्रुप शिशु का ब्लड ग्रुप तय करता है। लेकिन खून के ही रिश्तों से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है थैलेसीमिया की। गौरतलब है कि मां के खून से शिशु के खून का संपर्क प्रसव के दौरान होता है। इसलिए यदि बात करें थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चे में आता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन्स होते हैं। शिशु को इसी जीन्स का एक भाग मां से और एक पिता से मिलता है। यदि बच्चे को दोनों के जीन्स ठीक मिलते हैं तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है, और यदि माता या पिता दोनों में से किसी एक को माइनर थैलेसीमिया है भी, तो भी बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने की कोई संभावना नहीं होती। ऐसा रोगी सामान्य जीवन जीता है और उसे कभी भी इस बात का आभास नहीं होता कि उसके खून में कोई दोष है।
लेकिन यदि पति पत्नी दोनों ही थैलीसीमिया माइनर से ग्रसित हों तो उनसे होने वाली संतान को थैलीसीमिया मेजर होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में रोगी का जीवन असामान्य हो जाता है और ग्रसित बच्चे को इसी तरह यातना भरी जिंदगी से गुजरना पड़ता है। मरीज को डिस्पेरल नामक इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसे पूरा होने में 7 घंटे लगते हैं। साथ ही हर 3 सप्ताह में 1 बोतल खून देना भी जरूरी हो जाता है, जो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। भारत में हर वर्ष 7 से 10 हजार बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं। यह रोग न केवल रोगी के लिए कष्टदायक होता है बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए कष्टों का सिलसिला लिए रहता है। इस रोग में शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। बता दें कि सामान्य रूप से जहां शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल खून की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन थैलीसीमिया के कारण इनकी उम्र सिमटकर मात्र 20 दिन के ही रह जाते हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि गर्भ में बच्चा ठहर जाने पर बच्चे के अंदर उचित मात्रा में यदि हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचता तो बच्चा थैलीसीमिया का शिकार हो सकता है। लेकिन गर्भस्थ शिशु के रक्त परीक्षण से यह जाना जा सकता है कि बच्चा मेजर है या माइनर। हालांकि थैलीसीमिया माइनर के कोई खास लक्षण तो नजर नहीं आते। हाँ, कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो सकता है, लेकिन थैलीसीमिया मेजर की स्थिति जन्म के 3 महीने बाद दिखने लगती है। जैसे बच्चों के नाखून और जीभ के पीला पड़ जाने से पीलिया यानी जॉन्डिस का भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चे के जबड़े और गालों में असमानता आ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और खून की कमी के साथ शरीर में आयरन की मात्रा भी घट जाती है। इससे शरीर की हड्डियों पर भी असर पड़ता है। बोन मैरो में डिसफंक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है, बॉडी पार्ट्स डीएक्टिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए जरूरी है शादी से पहले पति पत्नी के खून की जांच कराकर होने वाले बच्चे को इस आनुवांशिक रोग से बचाया जाए। आप भी इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बीमारी को रोक सकें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल, तभी आपने ये रिपोर्ट देखी और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि कितनी दुखद ये स्थिति होती है जब माँ बाप को पता चलता है कि उनकी वजह से उनकी संतान को ये बीमारी हुई, क्योंकि पूरा जीवन माँ बाप अपने बच्चे के जीवन यापन में लगा देते हैं, उसकी परवरिश में लगा देते हैं, उसके स्वास्थ्य पर लगा देते हैं और जब ऐसी बात पता चलती तो जाहिर सी बात है दुख होना लाजमी है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर चौहान, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हम आनुवांशिक बीमारी की बात कर रहे हैं, आमतौर पर ब्लड से संबंधित जो रक्त विकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? रक्त विकार में थैलीसीमिया एक है, थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है और फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट एज में भी आपका प्रोसेस करता है। तो ये 4 मेजर हैं जी, जिसमें कि थैलेसीमिया जो बीटा थैलेसीमिया वो मेजर कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है और इसमें हमेशा ही ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी की जो लाइफ है 110 दिन से 120 दिन तक होती है, वो घटकर 20 दिन रह जाती है और जिसके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के कारण बच्चे में उसका तिल्ली का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको बार बार खून चढ़ाने के कारण उसको लीवर में हो गया, उसके पैनक्रियाज में हो गया, आयरन डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आयरन भी बार बार निकालना पड़ता है। जी जी। तो ये मेजर प्रॉब्लम है।
जी डॉक्टर प्राची, जैसे हम थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं और जिसे होता है वही ये समझ सकता है कि ये समस्या दरअसल ये है क्या, ये इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग चर्चा या बातचीत या जागरूकता देखने को नहीं मिलती है। मोटे तौर पर इसे हम कैसे समझें, क्योंकि अभी भी हम जब बात करते हैं थैलेसीमिया की तो यही सोचा जाता है कि खून की कमी हो जाना थैलेसीमिया है, लेकिन ये है क्या, कैसे ये जो खून की कमी होना, एनीमिया होना या फिर थैलेसीमिया, ये अलग किस तरीके से है? जैसे आपने पहले बताया, थैलेसीमिया एक जेनेटिक या अनुवांशिक रोग है। हमारे शरीर में, हर किसी इंसान के शरीर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, एक सेट माता से और एक सेट पिता से हम सबके शरीर में आता है। तो जो थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया नाम की बीमारी होती है, वो 11वें नंबर के क्रोमोसोम के एक जीन में, एक अणु में एक छोटा सा अगर चेंज हो जाए, उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है, उसका अणु जो है, उसका प्रोटीन हीमोग्लोबिन का पूरा नहीं बन पाता, और उसकी वजह से जो आरबीसी है, रक्त कोशिकाएं, आरबीसी जिनको कहते हैं, रेड ब्लड सेल, वो शरीर में जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं। उस वजह से थैलेसीमिया होता है। अगर मैं अपने दर्शकों को कार्टून के माध्यम से समझाऊं तो यहाँ पे एक माता और, थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, हाँ, यहाँ पे एक माता और पिता का डायग्राम बना है। जी जी। ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के एक जीन पे परेशानी होने से उनको लाल रंग जो है वो दर्शाता है कि उनके एक क्रोमोसोम पे अफेक्टेड है, मतलब उनको थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट है। एक क्रोमोसोम उनका नॉर्मल है। इसी तरह माता के अंदर भी, माँ के अंदर भी अगर एक क्रोमोसोम में परेशानी है, दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो वो भी थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया कैरियर कहलाएंगी। तो ऐसे अगर दाम्पत्य की शादी होती है तो 25% चांस होता है कि उनके बच्चों में कोई भी बीमारी ना आए, नॉर्मल दोनों जीन्स जो हैं बच्चों के अंदर आए, 25% बच्चे नॉर्मल होंगे। 50% चांस रहता है कि वो भी अपने माता पिता की ही तरह थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर होंगे, यानी उनके शरीर में भी एक क्रोमोसोम के एक ही जीन में प्रॉब्लम, ये एक उनके माँ बाप से उनके अंदर आ गए, लेकिन उनमें ऐसा कोई इसका असर प्रभाव नहीं, वो भी अपने माता पिता की तरह माइनर ही होंगे। और 25% चांस रहता है कि पिता से और माता से दोनों थैलेसीमिया माइनर का जीन जो है, जो थैलेसीमिया बीटा का जीन है, वो उनमें आ जाए, जिसकी वजह से उनके दोनों सेट, माता से भी और पिता से भी, थैलेसीमिया ग्रसित जो विकारित जीन है उनके अंदर है। तो ऐसे बच्चों को थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो सर ने बताया उस तरह के लक्षण उनमें होते हैं। इसी के मुकाबले अगर आप बात करें कि माता या पिता में सिर्फ अगर किसी एक को ही थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन दूसरा दंपत्ति जो है वो नॉर्मल है, तो ऐसी सिचुएशन में या तो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे या फिर बच्चों में थैलेसीमिया माइनर ही होगा, उनमें थैलेसीमिया मेजर बीमारी नहीं होगी। जी जी। तो अगर मैं दोबारा से आपको ये दिखाऊं दोनों का कंपैरिजन, तो अगर कोई भी माता या पिता में से दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने का चांस है। 25% है। लेकिन अगर माता या पिता में से कोई एक ही थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट है, दूसरा नॉर्मल है, तो थैलेसीमिया मेजर होने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो ये थैलेसीमिया मेजर 100% प्रिवेंटेबल, मतलब बचा सकने वाला रोग है। तो इसीलिए दर्शकों से ये निवेदन है, पूरी भारत की समाज से ये निवेदन है कि आप जब अपने बेटा या बेटी की शादी करने जाएं तो कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, थैलेसीमिया का स्टेटस जरूर। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि जो ऐसे दो दंपति हैं, उनकी जो संतान है, अगर उसमें ट्रेट है, मान लीजिए उस बच्चे में कोई इसका प्रभाव नहीं होगा, आगे जाकर उसकी शादी या उसका विवाह अगर दूसरी जो कैरियर है उससे होती है, तो फिर एक बार आशंका रहती है कि जो उनकी संतान होगी, हो सकता है उनमें आ जाए। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अच्छा, तो चलिए, अभी बहुत अच्छे से आपने पूरा एक्सप्लेन किया, हमें बताया कि किस तरीके से ये माता पिता से बच्चों में आने की इसकी आशंका रहती है। लेकिन अब समस्या ये है कि मान लीजिए सिर्फ ट्रेड से ना आकर के मेजर, जैसे हम पहला केस अभी मैम ने बताया, अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो वहाँ क्या किया जाए फिर? जब बच्चा मेजर होता है तो माँ बाप को भी मालूम होता है कि इसको हमेशा रक्त की ज़रूरत पड़ेगी, और उस इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसको एवरी यानी 3 वीक्स 4 वीक्स के बाद रक्त चढ़ाना पड़ता है, और उसमें पैक्ड रेड सेल देते हैं। उसके कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आयरन ज़्यादा होने के कारण बॉडी में
उसके ऑर्गन में इन्लार्जमेंट होता है, पेट बढ़ने लगता है, उसकी बोन मैरो में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बोन मैरो उसका ग्रो करता है, खासकर फेशियल डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं, क्योंकि बोन ट्राई करता है कि और हीमोग्लोबिन बनाने की कोशिश करता है और बोन मैरो में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, बोन में फ्रैक्चर होने का डर होता है। तो ऐसे बच्चे हमेशा रिस्क पे रहते हैं। जी। और जब आयरन ओवरलोड के कारण उनका इवन यकृत जो हमारे इंसुलिन और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायराइड, ऐसी ग्रंथियों से भी प्रॉब्लम आने से बहुत सारे रोगों का डर होता है बच्चे में। जी बिल्कुल। एक कॉलर हैं हमारे, आज के पहले कॉलर हैं स्वस्थ किसान के नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल लगाया है। आइए बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो थैलेसीमिया के शिकार हैं, तो वो अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए उन्हें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? और जिनकी शादी नहीं हो उसको मान लो खून की जांच कराएंगे, कुंडली मिलाएंगे, फिर अपना शादी का घोड़ा बनाएंगे। जिनकी शादी हो उसके लिए क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, क्या बताना चाहेंगे सर मैम? तो जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन में जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि जब माँ गर्भ से हो या उससे पहले ही अगर आप इसके बारे में जागरूक हैं तो माता पिता दोनों का आप टेस्ट करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वो नहीं पता है और माँ गर्भ से हैं तो माता का टेस्ट किया जाता है, जो कि पहले 3 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए। अगर माँ में थैलेसीमिया माइनर का शक आता है या थैलेसीमिया माइनर का प्रूवन आ जाता है तो फिर पिता का भी टेस्ट किया जाता है। फिर उस केस में फिर फीटस जो है, जो माँ के अंदर जो बच्चा पनप रहा है, उसका फिर टेस्ट करने की आवश्यकता होती है, देखने के लिए कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी है या वो सिर्फ थैलेसीमिया माइनर है या फिर नॉर्मल है। तो ये उस इतने कम उम्र में पता चल जाता है 3 महीने में कि भ्रूण में ये थैलेसीमिया? स्पेशल टेस्ट होते हैं, स्पेशल डिपार्टमेंट में किए जाते हैं और उसके थ्रू ये पता लग जाता है। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि कोई महिला है और गर्भ से है वो, और उसको बाद में पता चलता है, जैसे अभी तो हमने ये बात की कि मान लीजिए किसी को पता चल गया है कि वो जो कपल है उसमें से किसी को थैलेसीमिया है, लेकिन बच्चे का जन्म भी हो जाता है और उसके बाद अगर पता चलता है उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर केसेस में जब पहले से हमें नहीं मालूम होता कि थैलेसीमिया माइनर या मेजर हो सकता है, तो जब बच्चा बीमार होना शुरू होता है उस सिचुएशन में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तभी पता लगता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। जी। सो थैलेसीमिया मेजर में आमतौर में 6 महीने की उम्र के बाद से लेके 2 साल की उम्र तक कभी भी बच्चे में खून की कमी हो सकती है, उसका वजन कम होना, हाइट ना बढ़ना, भूख कम लगना, जिगर तिल्ली बढ़ना, फेस में चेंजेस आना, हड्डियों का मोटा होना, हृदय रोग से संबंधित विकार हो सकते हैं। उसकी वजह से जब वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर शक करता है कि ये थैलेसीमिया की वजह से हो सकता है, और अगर पता लगता है कि ये थैलेसीमिया मेजर है तो ऐसे बच्चों में लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर तक हर महीने खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये बच्चे थोड़े और बड़ा होना शुरू होते हैं तो खून की रिक्वायरमेंट, खून हमें और जल्दी जल्दी चढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर प्राची, जैसे कि आपने बताया कि बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं होती, आप बता रहे कि चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ कुछ बदलने लगता है, ये कितने उम्र में होता है जब ये इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं? सो थैलेसीमिया मेजर जो है 6 महीने की उम्र के बाद कभी भी उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। सबसे छोटी उम्र जो लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है वो है 3 महीने। उसके बाद से आमतौर के बच्चों में 6 महीने की उम्र से हमें लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों में 1.5 साल या 2 साल पे भी इस तरह के लक्षण आते हैं। बच्चों का हीमोग्लोबिन फॉल करने लगता है, मतलब हीमोग्लोबिन 7 या 5 या और भी कम हो सकता है, उन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनका तो वैसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन हम जो आपको सिम्टम्स बता रहे हैं इसको भी ध्यान में रखें। यहाँ पर आपको डराने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ है स्वस्थ किसान में छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम और इसको गहरे से समझने की कोशिश करेंगे कि थैलेसीमिया के भी क्या कुछ प्रकार होते हैं, कोई गंभीर प्रकार भी होता है, और क्या उसी के अनुसार ही इसका ट्रीटमेंट कहें या फिर जो हम कह रहे हैं कि बार बार खून देने की ज़रूरत होती है, और विस्तार से समझेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप हमें कॉल ज़रूर करें। जानेंगे क्या है किसानों का हाल,
हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ किसान में थैलेसीमिया के बारे में, और चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आपके कोई सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कॉलर्स हैं उनके सवालों के जवाब दें, ताकि आपकी समस्या तो दूर हो ही, अन्य जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जागरूक हों। डॉक्टर चौहान, अब मैं समझना चाहूँगी आपसे कि जैसे मैम ने बताया कि किस तरीके से ये जो माता पिता है उससे बच्चे में आ सकता है, और मेजर है या फिर ट्रेट्स हैं, इसके बारे में बताया। लेकिन क्या थैलेसीमिया के भी कुछ प्रकार होते हैं कि कुछ जो गंभीर प्रकार हैं या फिर कुछ मॉडरेट है, क्या इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं? बेसिकली थैलेसीमिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम ट्रेट भी कहते हैं, और कैरियर स्टेट होता है। फिर थैलेसीमिया इंटरमीडिएट एक कंडीशन होती है, और थैलेसीमिया मेजर। इन तीनों के बीच में जो है इंटरमीडिएट कंडीशन होती है। थैलेसीमिया माइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। उसका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि कभी कभी लोगों पेशेंट को रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसको भी वही प्रॉब्लम होती है जो मेजर को है। कभी कभी उसका भी बोन मैरो में एक्सपेंशन होने का डर होता है हीमोग्लोबिन बनाने के चक्कर में। उसका भी हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर रखने की ज़रूरत होती है। उसके कारण उसका भी हड्डियों में डिफॉर्मिटी आ सकती है, उसको भी थकान कम लग सकती है, भूख कम लग सकती है। मेजर में तो मैडम ने भी बता दिया, मैंने भी बताया कि उनको हमेशा रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 प्रकार है बेसिकली थैलेसीमिया। एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, मुकेश जी हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है? जी मैम, मैं ये जानकारी चाह रहा था। जी बताएं, सवाल पूरा कीजिए अपना। मुकेश जी, क्या मुझे ये कहना चाह रहा था। जी बात। मेरा 10 साल का बच्चा है जी। ये तो उसको मतलब अभी 1 साल से उसके चेहरे पे सफेद धब्बे होना शुरू हो गए। चेहरे पर सफेद धब्बे आ रहे हैं, दाग आ रहे हैं, ये सवाल है आपका? और डॉक्टर प्राची क्या बताना चाहेंगी, क्या इसका किसी तरह की थैलेसीमिया से डॉक्टर चौहान या फिर आप कोई संबंध है, या फिर ये जी? अगर उसको खून की कमी नहीं है तो सफेद धब्बे जो चेहरे पे आ रहे हैं वो थैलेसीमिया की वजह से होना बहुत ही अनलाइकली है। बहुत ही तो स्किन के डॉक्टर को एक बार पहले संपर्क करें। कोई और कारण कई बार उस और वजह से अन्य हो सकता न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी कई बार ऐसी समस्या हो जाती है। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम थैलेसीमिया, ये कंफर्म है कि बच्चे को थैलेसीमिया है, ये स्थिति किस हद तक जा सकती है, मतलब किस गंभीरता तक इसे हम सोच सकते हैं? जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उस किस हद तक ये गंभीर हो सकती है, मतलब ऐसे क्या क्या स्थिति जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इसमें 3 कैटेगरी होती है, माइनर हो गया, इंटरमीडिएट होगा, मेजर। तो मेनली प्रॉब्लम मेजर को होते हैं कि जिसमें खून नहीं बनने के कारण उसके बोन मैरो में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उसकी बोन में डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। कई बार फ्रैक्चर होने का डर रहता है, उसको बार बार इन्फेक्शन होने का डर रहता है। हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होने से, जैसे उसको कि खून चढ़ाया जाता है तो उसके कारण उसको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, आयरन ओवरलोड के कारण। तो ऐसे व्यक्ति की आयु थोड़ा बहुत कम रह जाती है और उनको बहुत सारे विकार फिर शुरू हो जाते हैं। जी, और किस किस तरह के विकार हो सकते हैं, खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें? बेसिकली एवरी मंथ जो उसको ब्लड चढ़ता है या बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लड चढ़ता है, तो उसके कारण आयरन ओवरलोड के कारण हमारे ऑर्गन में आयरन डिपोजिशन के कारण
जैसे हार्ट का फेल होना, यकृत में कम काम करने से जो हमारी ग्रंथियां जो हार्मोन रिलीज करते हैं तो डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आँखों की चेहरे की हड्डियां बढ़ने के कारण आँखों में कम दिखाई देना हो सकता है, तो काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। जी, अब अगर हम माँ की बात करें डॉक्टर प्राची, तो ये बताएं कि जैसे हम कुछ प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट भी होते हैं जिसमें यूरिन कल्चर से लेकर अल्ट्रासाउंड तक सब करवाया जाता है। थैलेसीमिया की भी क्या इसमें किसी तरह की जांच होती है जिससे पता चल जाए अगर वो गर्भवती है? और कई बार जो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं वो भी कई तरह के अपने टेस्ट उन्हें रिकमेंड किए जाते हैं, तो क्या इसका भी कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल, इसका खून का एक टेस्ट होता है। नॉर्मल आमतौर पे गर्भावस्था में बहुत सारे खून के टेस्ट कराए जाते हैं, तो उन्हीं टेस्टों के दौरान सेम ब्लड सैंपल से थैलेसीमिया का भी टेस्ट किया जा सकता है, जिससे माँ को ये पता लग जाए कि उनके अंदर थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट नाम का विकार है या नहीं। जी डॉक्टर चौहान, जैसे कि आपने बोन मैरो का भी यहाँ पर जिक्र किया, और जब अगर थैलेसीमिया है तो क्या बोन मैरो पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और इसको हम एक लेमैन आम आदमी की भाषा में से कैसे समझें? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो खून बनता है वो बोन मैरो में बनता है। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है और खून की कमी होने के कारण हमारे बोन मैरो को एक्सेसिव काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने के कारण बोन मैरो हमारा फैलाव होता है और हड्डियां हमारी पतली हो जाती हैं, जिसकी हड्डी पतली होने के कारण हड्डियों में फ्रैक्चर का डर हमेशा बना रहता है। जी बिल्कुल, तो ये एक ख़तरा भी रहता है, जैसा कि आपने बताया कि बोन मैरो क्योंकि अधिक ब्लड की वजह से, ब्लड की ज़रूरत की वजह से ऐसी उसकी फंक्शनिंग हो जाती है जिससे हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं। और एक कॉलर हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। डॉक्टर प्राची, मैं अब आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ये जो समस्या है, क्या आप जैसे बता रहे हैं कि ब्लड देने की ज़रूरत बच्चे को पड़ती है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, तो क्या इसमें लाइफस्टाइल या फिर अपने डाइट, खान पान पर भी कुछ सुधार करके या फिर बेहतर करके किसी तरीके से इसमें राहत मिल सकती है? देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो कि हमारे अंदर शरीर की जो मशीनरी है, जो हर चीज़ को रेगुलेट कर रही है, उसकी वजह से बच्चे में आ रही है। जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो खान पान में सही करने से या अच्छे हेल्दी डाइट लेने से थैलेसीमिया का अंश जो है वो कम नहीं होगा। तो अगर थैलेसीमिया जीन्स में है, थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया की हम बात करें, वो अगर जीन्स में है तो उसकी वजह से होने वाला जो खतरा है वो बच्चे में होगा। ये ज़रूर है कि खान पान और हेल्दी डाइट लेने से जो और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी थैलेसीमिया माइनर ट्रेट में अगर हो सकती है, तो उन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन थैलेसीमिया मेजर में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये देखिए, खान पान तो अपना बेहतर रखना ही चाहिए, चाहे आपको कोई बीमारी है या नहीं है। ये हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि आप एक संतुलित भोजन ज़रूर करें जिससे आपके शरीर को पूरा पोषण मिल सके। डॉक्टर चौहान, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इस समस्या के साथ, इस बीमारी के साथ क्या एक आम जीवन जिया जा सकता है? क्या अगर किसी बच्चे को अगर पता चल जाता है कि उसे थैलेसीमिया है, तो क्या वो स्कूलिंग जा सकता है, स्कूल कर सकता है, कॉलेज, जॉब, ये सब जो एक सामान्य बच्चे की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या ये संभव है? क्या एक आम जीवन जी सकते हैं लोग? थैलेसीमिया मैनर में कोई बीमारी नहीं होती, बस हल्का सा खून की कमी रहती है, तो वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं थैलेसीमिया मैनर। थैलेसीमिया इंटरमीडिया वालों को थोड़ा हीमोग्लोबिन की कमी रहती है और वो भी ज़्यादातर नॉर्मल ही रहते हैं। कभी कभी उनको ज़रूरत पड़ती है कि खून चढ़ाने की, तो उनको थोड़ा एडवाइस किया जाता है कि वो स्ट्रेनियस वर्क ना करें, बहुत हार्ड वर्क ना करें, जिसके कारण उनको रिस्क हो, यानी फैक्ट्री वर्क हो गया या मशीनों पे काम ना करें, जिसके कारण कि उनको ज़्यादा स्ट्रेनियस वर्क करने से उनको खून की ज़रूरत पड़े या उनमें खून की कमी आ जाए। मेजर में तो प्रॉब्लम है कि उनको तो हमेशा खून चढ़ाना पड़ता है, डिफॉर्मिटीज होती है, फ्रैक्चर का डर रहता है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में तो माँ बाप को बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। जी डॉक्टर प्राची, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? सो थैलेसीमिया में माइनर, जैसे हमने समझा, इसमें जो इंसान होता है वो नॉर्मल होता है, उसको हम पेशेंट नहीं कहते। हमारी जानी मानी बॉलीवुड की हस्ती श्री अमिताभ बच्चन जी खुद थैलेसीमिया माइनर हैं। श्री मिस अमीषा पटेल, वो भी थैलेसीमिया माइनर हैं, बट वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। सिर्फ
अनीमिया या खून की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। थैलेसीमिया मेजर में जैसे हमने समझा कि अगर इन बच्चों को खून ना चढ़ाया जाए तो इनकी जो आयु होती है वो कुछ ही वर्ष होती है, 15 या 20 वर्ष। लेकिन अब जो टेक्निक आ गई हैं और जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है उनकी वजह से हम बच्चों को शुरुआत से जब डायग्नोसिस हुआ तब से ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड जो है शुरुआत में हर महीने या हर 6 हफ्ते में चढ़ता है और धीरे धीरे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। खून में बहुत सारा आयरन होता है, हमारे शरीर में आयरन निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो हमें आयरन को कम करने की दवाइयां उन बच्चों को लाइफ वो लॉन्ग मतलब देनी वो पड़ती एक तो हैं। डिपॉजिट ना हो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया। एक कॉलर है हमारे साथ, तो मनोहर जी हैं जिन्होंने गाजियाबाद से कॉल किया है। मनोहर जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताएं क्या सवाल है। मनोहर जी मुझे, हाँ जी मनोहर लाल जी बताएं। मैंने पूछा था मेरे पोते को ब्लड कैंसर है, मुझे ये पूछना था कि थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर में क्या अंतर है। कितनी उम्र है आपके बेटे पोते की? जी, कितनी उम्र है बच्चे की? उम्र कितनी है बच्चे की उम्र 6.5 साल है। जी मैम। सो थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर दोनों ही बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। मेरे पोते की उम्र जो 6.5 साल है मैडम, 6.5 साल है। हाँ जी, और मैडम ही ट्रीटमेंट कर रही है, डॉक्टर प्राची जैन ही ट्रीटमेंट कर रही है। आप ही ट्रीटमेंट करे बता रहे हैं। ठीक है। सो थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर जो है बिल्कुल ही अलग बीमारियां हैं। थैलेसीमिया जो है जेनेटिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आया है, जिसकी वजह से खून हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बन पा रहा और जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी वो जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। कैंसर जो है चाहे वो खून का हो या किसी और अंग का हो, उसमें एक सेल बढ़ता जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी नॉर्मल उससे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी शरीर के अंगों पे असर डालता है। खून के कैंसर की अगर बात करें तो ये बोन मैरो में उत्पन्न होता है। एक किसी भी सेल या अणु के अंदर कोई इस तरह का विकार हो जाए जो कि जन्म के बाद हो रहा है, किसी एनवायरनमेंट या किसी और कारण से हो रहा है और वो सेल बढ़ता चला जाए तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। और ब्लड कैंसर का इलाज है कीमोथेरेपी और थैलेसीमिया मेजर का इलाज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाद में आयरन किलेशन की दवाइयाँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसे आयरन रिच डाइट खाने के लिए कहा जाता है या फिर आयरन की दवा भी दी जाती है। हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम थैलेसीमिया, क्योंकि उसमें भी खून की भी कमी होती है, लेकिन इसमें क्योंकि ब्लड चढ़ाया जाता है और आयरन डिपॉजिट ना हो इसके लिए भी दवा दी जाती है, कैसे समझें इसे? जब कोई भी मरीज का सैंपल आता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का साइज, लाल रक्त कोशिकाओं का साइज छोटा है और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम दिखती है। तो ऐसे मरीज का हम आयरन प्रोफाइल कराते हैं। आयरन प्रोफाइल कराने से ये मालूम चलता है कि अगर आयरन कम है तो उसको आयरन की ज़रूरत है, अगर आयरन नॉर्मल है तो उसको हम एक टेक्निक होती है HPLC बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उसको करने से हम थैलेसीमिया ये जो है हीमोग्लोबिन के चार्ट देखते हैं, उसके मालूम चलता है हमको कि इसमें हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट है, ये आयरन के कारण नहीं है। तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण आरबीसी का साइज छोटा हो रहा है या थैलेसीमिया के कारण छोटा हो रहा है। और हम तो ये भी देखते हैं डॉक्टर प्राची कि हमारे यहाँ तो लोगों को ब्लड ग्रुप तक नहीं पता होता है, कि जानते ही नहीं कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसमें आप क्या लगता है कि कहाँ कमी है कि लोग इतने ज़्यादा जागरूकता की उनमें कमी है? कि वो तो बात की बात है कि थैलेसीमिया माइनर है, मेजर है, क्या, वो तो बहुत आगे की बात होगी, ब्लड ग्रुप को लेकर के भी जागरूकता नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सो मेरा मानना ये है कि अगर एक बार आपको ब्लड ग्रुप नहीं भी पता तो उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लड ग्रुप हमें, अगर ब्लड चढ़ना है तो हमें अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। पर अगर हमें थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस नहीं पता तो जैसे हमने पहले समझाया कि 2 माइनर की अगर शादी होती है तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा होने का चांस होता है, जिसमें कि बच्चे की लाइफ पूरी जिंदगी भर उसे इलाज कराना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी, हाँ, और ये जो बीमारी
बीमारी है ये 100% 100% प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। तो जैसे हमने बार बार ये कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, थैलेसीमिया का स्टेटस ज़रूर मिलाएं और ये जागरूकता लोगों में पहुंचाएं कि अपना थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस हमें ज़रूर पता हो। जी, जैसे कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात कर रही थी, तो ये कैसी स्थिति होती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? बोन मैरो ट्रांसप्लांट की काफ़ी कंडीशंस में ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ जेनेटिक रोग होते हैं जैसे कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बोन मैरो की ही बीमारियां होती हैं जिसमें बोन मैरो के अंदर खून कम बन रहा है, जैसे एप्लास्टिक अनीमिया या फेनकनीज अनीमिया। कुछ और जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इम्यूनो डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, जिनमें कि इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति बच्चे में नहीं होती। उनमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार कैंसर के इलाज के दौरान भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर अगर हाई रिस्क कैंसर है, ब्लड कैंसर है जो ठीक होने के बाद वापस आ गया है, या लिम्फोमा गांठों का कैंसर है, या मल्टीपल माइलोमा जो बड़े लोगों की परेशानी है, उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, और एक हमारे पास मेल आया है एक दर्शक का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें मेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि अगर थैलेसीमिया जैसी समस्या हो जाती है तो कई बार ब्लड जो चढ़ाना पड़ता है पेशेंट को, उसको लेकर किस किस तरह की सुविधा है? कई बार बड़े शहरों में आना पड़ता है, तो क्या इसको भी लेकर किसी तरह का प्रबंध है? आजकल जो भी ब्लड हम चढ़ाते हैं उसमें हम अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा हो गया। तो जो भी ब्लड चलाते हैं उसमें से हम प्लेटलेट भी हटा देते हैं, तो केवल आरबीसी, पैक्ड आरबीसी बोलते हैं, वो हम बच्चों को या बीमार लोगों को चढ़ाते हैं, थैलेसीमिया के मरीजों को। जी डॉक्टर प्राची, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि जैसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो कई बार ये भी हो जाता है कि जब बच्चे की समस्या के बारे में पता चलता है तो पेरेंट्स को ये नहीं समझ आता कि ऐसे में किया क्या जाए। सबसे पहले तो समस्या है कि इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चे में कि इस तरह की समस्या हो जाती है। पहले उन्हें जैसे ही पता चले कि अगर इस तरह की समस्या है तो अगला उनका स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप ये होना चाहिए कि वो थैलेसीमिया के बारे में अपने डॉक्टर से पूछे कि ये क्या बीमारी है और इसमें आगे बच्चे का क्या इलाज होगा। तो आमतौर पे आपको डॉक्टर बताएंगे कि खून चढ़ाना पड़ेगा, ये सबसे ज़रूरी स्टेप है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। और जब बच्चे को लगातार खून चढ़ता है और करीब 2 साल तक खून चढ़ता रहता है या 20 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, तो उसके बाद एक फेरेटिन नाम का एक टेस्ट होता है जो हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं। और फेरेटिन की संख्या 1 नंबर से ज़्यादा होने के बाद हमें जो शरीर के अंदर आयरन डिपॉजिट होता जा रहा है हमारी तिल्ली में, हमारे लिवर में, हृदय में, हार्ट में और बाकी बहुत सारे हार्मोन की जो ग्रंथियां होती है उनमें, उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए हम आयरन किलेशन की कुछ दवाइयां शुरू करते हैं। और साथ में बच्चे को और बहुत सारा सपोर्टिव केयर, जैसे कैल्शियम की दवाइयां हैं, फॉलिक एसिड की दवाई है, विटामिन डी की दवाई है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आपने बताया बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या डोनर को लेकर के भी कोई समस्या आती है या फिर उसको लेकर के भी कुछ मानक है? वो किस तरीके से किया जाता है? बिल्कुल, किसी भी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का होना आवश्यक है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी एक सूटेबल डोनर होना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे अच्छा या बेहतर डोनर हम मानते हैं वो होता है मैच्ड सिबलिंग डोनर, यानी कि सगा भाई या बहन जिसका एक स्पेशल टेस्ट होता है HLA, वो फुल मैच होना चाहिए, 10/10 का मैच होना चाहिए। तो ये बेस्ट डोनर होता है, सबसे अच्छा उत्तम डोनर माना जाता है। अगर वो नहीं है, किसी के भाई या बहन नहीं है, या फिर उसका भाई या बहन पूरा मैच नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं, कुछ डोनर रजिस्ट्रीज होती हैं वहाँ से हम डोनर की खोज करें। और कुछ चांस होता है कि हमें बाहर से भी कोई अनरिलेटेड डोनर मिल सके। अगर वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तो एक हैप्लो BMT कहा जाता है, जिसमें कि हाफ मैच, आधा मैच या तो माता या पिता या भाई या बहन या अगर कोई बड़ा इंसान है तो उसमें
बच्चे जो कि हाफ मैच हो उनसे वो भी डोनर हो सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। बिल्कुल, तो ये कुछ खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, या फिर ये कहें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो करना होता है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है या फिर उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, इसके बारे में डॉक्टर प्राची ने हमें अभी बताया। अगर आपके कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई आशंका है, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर भी साथ साथ आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे, इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और देखिए, थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं होती, बहुत बात नहीं होती, लेकिन जिस पर बीतती है वो समझता है कि कितनी गंभीर समस्या है। तो ऐसे में डॉक्टर चौहान, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार बात ये हो रही है कि खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ब्लड देना पड़ता है पेशेंट को, तो इसमें क्या हम आम नागरिक भी किसी तरह की भूमिका निभा सकते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे या पेशेंट जिनमें थैलेसीमिया की समस्या है उसको लेकर किसी तरह की समस्या ना हो? आम आदमी को पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि उसको थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, वो कैरियर तो नहीं है। अगर वो कैरियर है तो वो कोशिश करे कि अगर शादी करने जा रहा है तो उसकी वाइफ को भी थैलेसीमिया कैरियर स्टेट ना हो। ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि शादी ना करें। दूसरा, आपस में कुछ लोगों में ये देखा गया, कस्टम में ये है कि आपस के परिवारों में भी मैरिज कर लेते हैं, तो ऐसी मैरिजों को भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने कर भी लिया मैरिज, अगर आपको मालूम नहीं था कि आपको थैलेसीमिया कैरियर स्टेट है, आपकी वाइफ को भी थैलेसीमिया कैरियर स्टेट है, तो आप यानी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाके पता कर सकते हो कि हमको कंसीव करना है तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो IVF के लिए जा सकते हैं, कि जब बॉडी के अंदर भ्रूण ट्रांसप्लांट करेंगे तो उससे पहले उसकी DNA की जांच होगी, तो मालूम चल जाएगा कि उसमें थैलेसीमिया तो नहीं है। IVF एक अच्छा ऑप्शन है। अगर उनको लगता है कि फिर भी डर लगता है कि हम ऐसे जांच नहीं कराएंगे, तो फिर वो अडप्टेशन के लिए जा सकते हैं कि अडप्ट कर सकते हैं चाइल्ड। और अगर उनको नहीं मालूम था और प्रेगनेंसी हो भी गई है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो बॉडी के अंदर जो हम अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की मदद से फ्लूइड लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं, उससे हम कोरियोनिक सैम्पलिंग बोलते हैं, वहाँ से DNA की जांच हो सकती है, तो मालूम चल सकता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। तो ऐसे बच्चों को अबॉर्शन के लिए भी सरकार मना नहीं करती। अच्छा, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। जी जी, डॉक्टर प्राची, आप कुछ दूसरा, जो हमारी सोसाइटी है उसको जागरूक होना चाहिए कि थैलेसीमिया के बच्चों को जिंदगी भर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, और जो खून है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, पेड़ों से नहीं आता। हमें ब्लड डोनेशन में ज़रूर भाग लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इन बच्चों को खून लैब में नहीं तैयार किया जा सकता है, जी, दवाई तो बनाई जा इंसान सकती से ही हम इंसान का खून ही इंसान को चढ़ा सकते हैं। तो जो ब्लड बैंक्स है पूरे देश भर में, वो बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। आप जाके वहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ताकि हो सकता है आप भी किसी बच्चे की जिंदगी बचाने में अपना सहयोग दे सकें। बिल्कुल, और देखिए कहा भी जाता है रक्तदान महादान, और आप जो खून देते हैं किसी का जीवन बचाता है। और ये जो लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, इनको जीवन भर खून की ज़रूरत होती है, और अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं समय समय पर तो आप किसी की जीवन के लिए आप एक बहुत बड़ा सहारा है। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि डॉक्टर प्राची ने हमें बताया। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसे समझें, क्या इसका उपचार है, तमाम बातें। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता से बहुत सारी समस्याओं को रोका जा सकता है और इसीलिए आज हम थैलेसीमिया के बारे में आपको बता रहे हैं। लक्षण क्या है, किस सिचुएशन में कैसी स्टेट होती है जब ये माँ बाप से बच्चों में जा सकता है, इसको लेकर भी बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा और डॉक्टर प्राची भी लगातार कह रहे हैं कि आप कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन अपना ब्लड ज़रूर जांच कराएं। ये ज़रूर देखें कहीं आप कैरियर तो नहीं है थैलेसीमिया, क्योंकि आपसे पैदा होने वाली जो संतान है हो सकता है उसके लिए जीवन बोझिल हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर चौहान, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे में जागरूकता के स्तर पर हम किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं और आम जनता इसमें किस तरह से भाग ले सकते हैं? जो आम जनता को जागरूक करने के इसमें हमेशा आवश्यकता रहती है। हमको स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चों का सैंपल चेक करना चाहिए। उनमें अगर सपोज हमको ये लक्षण खून की जांच से ये मालूम चलता है कि हमको संकेत मिलता है कि इसको थैलेसीमिया हो सकता है, तो उसको बड़े सेंटरों में भेज के जांच करानी चाहिए कि थैलेसीमिया ट्रेट या माइनर इस तो नहीं है। उसके अलावा हमको ये पता करना ज़रूरी है कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है थैलेसीमिया के कारण, तो उसके लिए भी जागरूक करना ज़रूरी है। उनके बच्चों के साथ सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर प्राची, एक चीज़ और, जैसे हम रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हम अपना ब्लड ग्रुप देखते हैं कि जैसे शुरुआत में अगर बच्चा अस्पताल में जब होता है तो पहले ही उसकी डिस्चार्ज स्लिप के साथ पता चल जाता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ये है। तो क्या ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी रहती है कि हम इसके बारे में जांच कराएं कि क्या कहीं हम माइनर तो नहीं है या फिर हम कैरियर तो नहीं है, और आने वाले समय में इसको लेकर अगर हम जागरूक हैं तो जैसा कि बताया कि कुंडली मिलाए ना मिलाए, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं आप कैरियर तो नहीं थैलेसीमिया के। बिल्कुल, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये हम नवजात शिशु में टेस्ट नहीं करा सकते। जो HPLC का टेस्ट है जिससे हमें थैलेसीमिया माइनर का पता लगेगा, जो हम बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, ये नवजात शिशु में नहीं पता लगेगा, बिकॉज उसमें जो खून होता है उसमें HbF की मात्रा ज़्यादा होती है और करीब 6 महीने तक हम 6 महीने के बाद हमें ये टेस्ट कराना चाहिए। 6 महीने की उम्र के बाद हम कभी भी शादी के पहले या रिश्ता होने के पहले कभी भी हम जब भी कभी खून की जांच दें, साथ में एक थैलेसीमिया माइनर के लिए टेस्ट जरूर करा लें, ताकि माता पिता को ये पता हो कि बच्चे का क्या स्टेटस है। और मैं हमारे दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी, अगर किसी बच्चे में, लड़का या लड़की में थैलेसीमिया माइनर आता है तो आप उससे परेशान ना हो, आप उसे छुपाए ना, क्योंकि ये कोई भी बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर बिल्कुल ही स्वस्थ होते हैं। बहुत सारी जानी मानी हस्तियों को भी थैलेसीमिया माइनर है, तो इसे आप एक परेशानी ना समझे, इसे बस एक ये संकेत समझे कि आपको मेरा बिल्कुल अगला सवाल यही था कि जैसे मान लीजिए किसी को पता भी चलता है, पहली बात तो ये कोई इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि हम इस बारे में जांच करवाएं, हमारी शादी होनी है, विवाह होने वाला है, और अगर पता भी चलता है तो इससे एक तरह से टैबू मान लिया जाता है कि इसके बारे में डिस्कस ना किया जाए, बताया ना जाए। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आम जन में, आम लोगों में भी वो आत्मविश्वास आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे समाज की बात है। अब बात करते हैं एक दर्शक हमारे साथ अनीता शर्मा, जिन्होंने गाजियाबाद से कॉल किया है। अनीता जी बताएं क्या सवाल है? मैं ये कह रही थी मैम कि अगर तो मतलब मैं हूँ एलर्जी पेशेंट हूँ एक्चुअली, मुझे एलर्जी में क्या है, कोल्ड रहता है और अब कुछ सालों से मतलब खांसी वगैरह भी होती है। तो अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं ऐसे? किस चीज की समस्या आपको, पेशेंट किस चीज की है आपने जैसे बताया? एलर्जी। किस चीज से एलर्जी है? डस्ट वगैरह या जैसे मौसम चेंज वगैरह होता है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको एलर्जी है किसी चीज से तो क्या आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ये ठीक है, क्या बताना चाहिए? अगर आप कोई दवाई एलर्जी के लिए कोई दवाई नहीं ले रही हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर पहले आपका वजन देखता है। वजन अगर 45 किलो से ज़्यादा है, उसके बाद हीमोग्लोबिन चेक की जाएगी कि आपका 12 ग्राम से ज़्यादा है, तभी आपका ब्लड हम ले सकते हैं। अगर आप किसी दवाई पे हैं तब नहीं ले सकते। बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाहते हैं मैम इस पर?
जी बिल्कुल। तो हाँ, ये एक बात बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड डोनेशन की बात चली है और क्योंकि ये आज के हमारे विषय से जुड़ा भी हुआ है, तो किस तरह से डोनेट किया जा सकता है, कितने दिनों में किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर ये भी रहता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, घर वाले मना भी करते हैं, अगर कोई घर में अगर कोई मेम्बर करना भी चाहता है, तो इसको भी मुझे लगता है बहुत भ्रांतियाँ हैं जिसे दूर करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे आप? एक्चुअली जब पेशेंट ब्लड डोनेशन के लिए आता है तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि उसने कोई दवाई तो नहीं ले रहा, उसने अल्कोहल तो नहीं लिया है, उसको कभी फिट्स तो नहीं पड़ा, उसकी कोई मेजर सर्जरी तो नहीं हुई लास्ट 6 मंथ में। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि उसका वजन अगर 45 किलो से ज़्यादा है तभी ले सकते हैं। फिर उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से ज़्यादा है तभी ले सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि उसने टैटूइंग तो नहीं कराया, अगर टैटूइंग कराया तो नहीं ले सकते उसका फिर ब्लड। अच्छा, टैटू होने से की वजह से भी नहीं होता ब्लड? यानी 6 मंथ से पहले नहीं ले सकते। अच्छा, टैटू होने जो परमानेंट टैटू आपने करवाया तो 6 महीने तक के बाद ही, क्योंकि तब तक आपका HIV स्टेटस और हेपेटाइटिस का स्टेटस मालूम नहीं चलता। फिर तो ऐसे लोगों से हम ब्लड ले सकते हैं। जी ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। मुझे लगता मुझे भी नहीं पता था और भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहा होगा। 350 ग्राम ब्लड लेते हैं तो इसमें कोई कमजोरी आने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि ब्लड बोन मैरो के अंदर बनता है, ब्लड हमारे बोन मैरो से बाहर निकल आता है, तो ब्लड आराम से डोनेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर प्राची, एक चीज़ और बताया कि थैलेसीमिया, जैसे मैंने बताया कि एक टैबू की तरह से देखा जाता है, अगर कोई माइनर भी है उसे भी, और ये मान लिया जाता है कि जिससे भी थैलेसीमिया है उसकी एक तो उसके जीवन के वर्ष घट गए, वो आम जीवन नहीं जी पाएगा क्योंकि उसे जल्दी जल्दी खून देना पड़ेगा, ऐसी एक सोच रहती है। क्या इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? एक तो ये है कि ब्लड उसे समय समय पर देना पड़ेगा, जैसे जैसे शरीर बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी ज़रूरत भी बढ़ेगी, लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है, कोई ट्रीटमेंट है ताकि ये जड़ से ख़त्म हो सके? परमानेंट सोल्यूशन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पर ये भी हम हर थैलेसीमिया के बच्चे में नहीं कर सकते। शुरुआती तौर पे जब हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है तब उन बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आमतौर पे 8 साल से छोटे बच्चे या मैक्सिमम बोले तो 10 साल से छोटे बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके उन्हें आजीवन स्वस्थ बनाया जा सकता है। मतलब ये समस्या खत्म हो जाएगी, फिर वो ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, अगर वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है तो बच्चे को आगे ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ कहना चाह रहे थे कि आगे किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं कि अगर है किसी को बार बार और से थैलेसीमिया की समस्या है तो क्या कुछ खास बातें? थैलेसीमिया के जो 3 ग्रेड हैं, अगर माइनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरमीडिएट है तो कभी कभी ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है, तो उसको हार्ड वर्क या इस टाइप के वर्क नहीं करना चाहिए जहाँ पे उसको रिस्क हो। इसी तरह के साथ और मेजर में तो हमेशा ब्लड चढ़ा नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, किसी भी बीमारी को या फिर किसी समस्या के बारे में जिक्र ना करना, उस पर चर्चा ना करना, ये बिल्कुल कोई समाधान नहीं है। और थैलेसीमिया के बारे में भी हम अक्सर यही देखते हैं कि इसको लेकर के भी बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं और जागरूकता की कमी है। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि इस खास दिन पर आपको इसके बारे में जागरूक करें। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर प्राची कि क्या इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो है, क्या किसी तरह की दवाएं भी दी जाती है? जैसे आपने बताया कि क्योंकि आयरन डिपॉजिट हो जाता है उसको लेकर तो आपने बताया, इसके अलावा भी कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है? आयरन कम करने की दवाइयाँ ली जाती हैं, जो कि मुंह की दवाइयाँ होती हैं। कई बार कुछ इंजेक्शन भी होते हैं, जो जैसे आपने अपने वीडियो में भी दिखाया था, 7 से 8 घंटे के दौरान वो इंजेक्शन दिया जाता है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं बच्चों को मुंह की दवाई दें। उसके साथ साथ खून बढ़ने में मदद मिलने के लिए फॉलेट या फॉलिक एसिड नाम की दवाई इन बच्चों को खानी पड़ती है। और आयरन की कमी, आयरन के डिपॉजिट होने की वजह से शरीर में जो कमी आती है, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, कुछ जिसके आपने पहले जिक्र भी किया, उनको भी हमें देना पड़ता है। एक कॉलर है घनश्याम जी हैं, जिन्होंने मैं मध्य प्रदेश से कॉल किया। घनश्याम जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है? घनश्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बताइए, सवाल बताइए। थैलेसीमिया क्या है और इसका प्रॉब्लम क्या है? एक बार फिर से सवाल दोहराइए। ये थैलेसीमिया क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या है? थैलेसीमिया क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यही हम शुरुआत से बता रहे हैं।
हाँ, देखिए हम पूरा 1 घंटा हमारा बीत चुका है इसी के बारे में बात करते हुए। लगता है आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि क्या है थैलेसीमिया, और क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का भी समय बहुत ज़्यादा समय नहीं है अभी हमारे पास, तो अंत में जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन्हें किस तरीके से हम बताना चाहेंगे। सो थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो कि एक जेनेटिक रोग है। माता पिता में अगर थैलेसीमिया माइनर, उनके जीन में एक किसी कण में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बन रहा है, तो जब माता और पिता दोनों में है तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बनेगा और जो उसकी लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी वो जल्दी जल्दी टूटेंगी और उन्हें जिंदगी भर तक खून चढ़ाना पड़ेगा। और थैलेसीमिया इंटरमीडिया में इन बच्चों को खून चढ़ाने की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन इनमें और तकलीफें होने का रिस्क रहता है। अल्सर्स हो सकते हैं, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, इनको भी डॉक्टर से संपर्क बना के रखना चाहिए। जी डॉक्टर चौहान, आप भी कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इस खास दिन पर? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों का मैरिज करना चाहते हैं तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे में ये विकार, रक्त विकार तो नहीं है, या अगर किसी लड़की के साथ मैरिज करना चाहते हैं तो उनसे भी पूछ सकते हैं आपके, वो भी अपनी लड़की का थैलेसीमिया के लिए जांच करा ले। अगर दोनों को अगर थैलेसीमिया माइनर है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपस में शादी ना करें। जी, तो कुछ खास बातें हैं। और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कहा कि कुंडली आप मिलाएं ना मिलाएं, इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कर ले कि दोनों में से कोई कैरियर तो इसका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो आशंकाएँ थी हमारे दर्शकों को या फिर जिनको इसके बारे में पता भी नहीं था, ज़रूर किसी हद तक वो जागरूक हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि थैलेसीमिया के प्रति लोगों को जो जागरूक करने की हमारी कोशिश है, कुछ हद तक हम ज़रूर उसमें कामयाब हुए हैं। आज पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए हैं, उनके बारे में आपको बता दें। भोपाल से नीरज शर्मा ने लिखा है कि उनकी माँ एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज़ हैं, क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? कानपुर से सरला वर्मा की समस्या ये है कि उनकी माँ की अगर हम बात करें तो वो दवा लेती हैं तो उनके शरीर में छाले पड़ जाते हैं और इस डर से वो किसी भी तरह की दवा नहीं लेती है, चाहे बुखार भी हो तो उसे भी सहती रहती है। क्या इसका कोई उपाय है? तो हम आपको बता दें कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को हम लेकर हाजिर हों, जिसकी सूचना हम आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविज़न के माध्यम से दे देंगे। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कुछ जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। आइए बताते हैं आपको इसका तरीका। हमारा पता नोट कर लें। डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पता भी बहुत हमारा आसान है, swasthkisan@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और सवाल हो, कोई सुझाव हो, आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें और हमें पत्र लिखें। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और दूरदर्शन किसान देखते रहें। नमस्कार।